नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पार्टी क्यों पूछो वैक्सीन की, ये सवाल इसलिए क्योंकि वैक्सीन को लेकर यूपी में राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर लगाने से इनकार कर दिया है, जिसे लेकर घमासान तेज हो गया है। आपको बताएंगे वैक्सीन का सियासी खेल क्या है, लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। योगी ने यूपी में मकर संक्रांति तक वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद जताई है, यानी कि आज से लेकर 12 दिन और। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने 14 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होने की बात कही है। यूपी में आज वैक्सीन का ट्रायल हुआ है, वहीं 5 जनवरी तक राज्य के सभी जिलों में वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू किया जाएगा, जिसके बाद सबको इंतजार रहेगा कोरोना के वैक्सीनेशन का। यकीनन ये साल काफी ज्यादा उम्मीदों वाला है, कोरोना खत्म हो इसके लिए सरकारों की अलग अलग तैयारी। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम का यह ऐलान कि 14 जनवरी के बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआत में है तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। एक और योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन की तारीखों का ऐलान कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए। जाहिर तौर पर यह बड़ी खुशखबरी। तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो और उनकी पार्टी के लोग बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे। जब उनकी सरकार आएगी तो वो अपना टीका लगवाएंगे। अखिलेश के बयान पर अब सियासी हंगामा बरपा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। तो करता हो कोई इंतजार कोरोना की दवाई के आने का, करता हो कोई इंतजार कोरोना का टीका लगाने का, या करता हो कोई इंतजार कोरोना को जड़ से खत्म कराने का। अखिलेश यादव और उनके दल के लोग कोरोना का टीका नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये टीका बीजेपी का है और वो भला बीजेपी का टीका क्यों लगवाएं? देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी और पूरी सरकार पर एक और तंज कसा। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। क्या कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप? सरकार मान ही नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन? ये सब सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें, और ये चलाएंगे इसी के बहाने महंगाई, इसी के सामने बेरोजगारी, इसी से अन्याय छिपाएंगे अपना। तो कहाँ तो इंतजार था कि वैक्सीन आएगी और इस कोरोना से मुक्ति दिलाएगी, और कहाँ अखिलेश ने दवाई पर नई सियासी लड़ाई छेड़ दी। अखिलेश का बयान आया तो उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्रियों ने उसी अंदाज में पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं, माफी मांगे। देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफी मांगे। दिनेश शर्मा ने भी अखिलेश की बयानबाजी पर सख्त पलटवार किया। मैं समझता हूं कि ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है कि अचीवमेंट है, अचीवमेंट को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, लेकिन लोग नकारात्मक रूप में इसको भी राजनीति से जोड़ के और देखते हैं, तो ये उनके लिए उचित नहीं है जनता के लिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश अपने डूबती राजनीति बचाने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी एक युवा नेता थे जिनको कम उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। वो वहाँ पर भी विफल हुए, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। और अब
उससे दुर्भाग्यपूर्ण इनकी ये स्टेटमेंट है। किसी भी नेता का इस तरह की स्टेटमेंट ये दिखाता है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर नहीं सोच रहे। मतलब ये कि कोरोना के टीका लगने के पहले ही नई सियासी महाभारत छिड़ गई है। सवाल ये है कि कोरोना का टीका भी क्या किसी पार्टी विशेष का हो सकता है? क्या वैज्ञानिक भी किसी दल के हो सकते हैं? आज तक ब्यूरो। इतना हास्यास्पद और गैर जिम्मेदाराना बयान आखिर इतना बड़ा राजनेता जिसने प्रदेश की कमान कभी संभाली हो वो कैसे दे सकता है? बहुत सारे सवाल एक ऐसे वक्त में जब जिंदगी को बचाने की चुनौती साल 2021 में हम सब के सामने है, ऐसे में भ्रम फैलाने का काम अखिलेश यादव की ओर से क्यों किया जा रहा है? इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असीम बकार जो कि स्पोक्स पर्सन है AIMIM के, वो भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अब निजेश अवस्थी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही मौलाना फयाज अहमद जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया, आपसे शुरुआत करते हुए 2017 की हार और 2019 में जो स्थिति हुई इसको पचा नहीं पा रहे हैं क्या अखिलेश यादव? वैक्सीन के अंदर नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं या योगी आदित्यनाथ? देखिए, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी। मैं मान गया देश की मीडिया को भी, और मान गया मैं भारतीय जनता पार्टी को। मीडिया पर मत आइए। नहीं, एक सेकंड अनुराग भदौरिया, अरे आपकी मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। भ्रम मत फैलाइए। 2022 की राजनीति में भी टाइम है। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो जवाब उनकी ओर से दिया गया है वो अपने आप में बेहद हास्यास्पद। आप मीडिया पर आएंगे तो मैं जवाब दूंगी आपको। अरे मीडिया की बात ही नहीं कि मैंने मीडिया में कोई आज तक है क्या? और मीडिया नहीं बोलना चाहता हूँ क्या? तो आप इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर मीडिया पर चर्चा मत कीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टी पर बोलिए। अरे मैं पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया में आपने अपने आप को ही समझा क्या? मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, आपने कुछ और पकड़ लिया, ये समस्या है। अगर बोलना गुनाह हो गया तो बता दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ बड़ी आश्चर्य की बात है, उन्होंने क्या बोला? इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, इनकी अनपढ़ता का एक देखिए नमूना। वो कह रहे हैं वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं। अरे भैया पढ़ लिख लो। उन्होंने क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पीपी किट में घोटाला किया है, इसी समय हुआ था कोरोना काल में पीपी किट का घोटाला। भारतीय जनता पार्टी किसी में भी घोटाला कर सकती है। इसको कहते हैं भ्रष्टाचार की वैक्सीन। जैसे इन्होंने अपने हरियाणा के एक मंत्री को लगाया था, कितनी मुश्किल से मंत्री जी बचे हैं, ये जानते होंगे भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता। ये मार्केटिंग इवेंट में विश्वास रखते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि लगातार जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं, जब समाजवादी पार्टी के लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, जब समाजवादी पार्टी कुछ ही धरना प्रदर्शन करती है तो तुरंत उनको कोरोना याद आ जाता है। कौन सा कार्यक्रम किया आप लोगों ने? कौन सा नहीं किया? समाजवादी लोग लगातार किसानों के मुद्दे पे सड़क पे रहते हैं। आप अरेस्ट करके अभी 151 में 8 दिन अंदर डाल दिया। अखिलेश जी कहां गए थे? 200 लड़कों को, और हर जिले में अंदर डाला है। जब अखिलेश यादव जी घर से बाहर निकलते तो आप बैरिकेडिंग लगा देते, कोरोना है इसलिए आप जा नहीं सकते, कन्नौज आप पैंडेमिक चल रहा है, आप नहीं निकल सकते। लेकिन अमित शाह जी बंगाल में और बिहार में लगातार मीटिंग करते रहेंगे, वहां कोरोना नहीं आएगा। इसके मतलब क्या है? आप लाखों की मीटिंग में कोरोना नहीं, अगर हम घर से बाहर निकले तो कोरोना नजर आ जाता है। तो ये क्या है? ये कौन सा कोरोना है भैया? जो अपोजिशन हमारे समाजवादी के लिए तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना नहीं है। ये मैं जान सकता हूं। सवाल का जवाब मैं लूंगी। ये सवाल आपका महत्वपूर्ण है सुधांशु जी। ठीक है सुधांशु जी, जवाब दीजिए। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना कि विपक्ष के लोग बाहर निकले तो कोरोना का डर दिखा दिया जाता है। वैक्सीन लगाई जाएगी, ठीक है, और खुद बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब कोरोना नहीं है। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए भदौरिया जी का पहले नॉन स्टॉप इंजन रुकवाइए तो हम आगे बोले। रुक गए हैं। अब देखिए भदौरिया जी जो बोल रहे थे ये कितना सच है। अरे हाथरस में कौन गया था लाइन लगा के? किसको रोका गया भाई? अरे बाप रे बाप, तो बिल्कुल लाइन लगा के लखनऊ में रैली हुई जिसमें लाठीचार्ज में आपको भी चोट लगी। अब देखिए फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको भी चोट लगी। उसमें अखिलेश जी गए थे क्या? उसमें अखिलेश जी गए थे क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? बड़ी बड़ी रैलियां सब कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उससे पहले पंजाब में कर रहे थे, उससे पहले जहां तहां हो रहा है। राहुल गांधी जी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। खामखा में साहब देखिए, मिथ्यावादन की एक सीमा होनी चाहिए, यानी झूठ की एक इंतहा होनी चाहिए। अरे भाई आप खुद जाके हाहाकार मचा चुके और उसके बाद आप कह रहे हैं आपको जाने नहीं दिया जा रहा। कितना झूठ बोल रहे हैं आप? समाजवादी दूसरी बात कहता हूं, घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा के वो हालत हुआ था कि जब कोरोना शुरू हुआ था और स्वास्थ्य कर्मियों पे प्राण घातक हमले हुए थे तो आपके जैसे लोगों ने ऐसी राजनीति की थी बजाय उन डॉक्टरों और नर्सों का बचाव करने के, जिसकी वजह से मजबूर होकर हमें एक स्पेशल नियम बनाना पड़ा केंद्र सरकार को उन डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों के बचाव के लिए।
और वही क्षुद्र राजनीति आज दिखाई पड़ रही है। और कितनी दुख की बात है, अखिलेश यादव युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, और कोई नेता ऐसा कैसे बोल सकता है बीजेपी की वैक्सीन? गजब है यार, किसी साइंटिफिक चीज के बारे में आप बीजेपी क्या कहेंगे? ये तो वो हो गया कि 74 में परमाणु विस्फोट भारत ने किया, वो कांग्रेसी विस्फोट हो गया। और सुधांशु जी वो ये भी बोल रहे हैं कि ताली थाली से ही भगा लीजिए कोरोना, क्या जरूरत है वैक्सीन की? अखिलेश यादव ने ये भी कहा है। अच्छा, अब मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, इसका जवाब मैं संसद में भी दे चुका हूं। ताली थाली एक प्रतीक है राष्ट्रीय मनोविज्ञान और संकल्प को एक करने का। ठीक उसी प्रकार जैसे महात्मा गांधी ने कहा था चरखा चलाओ, तो चरखा चलाने से अंग्रेज नहीं भागने वाला था। चरखा एक प्रतीक था जिसमें सारे राष्ट्र की भावना आके जुड़ी और वो एक संकल्प का प्रतीक बना, तो ब्रिटिश राज को उखाड़ने की बात हुई। वो चरखा चलाने से अंग्रेज भागा था क्या? उसी प्रकार ताली थाली और दिए की बात जो प्रधानमंत्री ने कही, जैसे गांधी जी ने एक संकल्प को प्रतीक बनाया, वैसे ही मोदी जी ने संकल्प का प्रतीक बनाया उसको। इसलिए इस प्रकार की बचकानी बात करना मेरे विचार से राष्ट्रीय मनोविज्ञान और भारत की परंपरा और इतिहास के साथ अवमानना है। अनुराग जी बोलिए। नहीं, एक और सवाल उनसे तो मैं पूछूंगी अनुराग भदौरिया, लेकिन आज बारी आपकी है। ये जो इतना हल्का बयान दिया गया है ना, आपको अंदाजा है कि आपके बड़े नेता अगर इस तरह का बयान देंगे तो उनके जितने भी प्रशंसक, चाहने वाले या फिर कार्यकर्ता हैं, उनके भीतर भी ये भावना आएगी कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, बीजेपी की वैक्सीन है। बीजेपी की वैक्सीन अगर लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? आप जब जो नया नामकरण कर रहे हैं, ये वैक्सीन अगर लग जाएगी तो क्या आपका रंग बदल जाएगा? लाल टोपी से भगवा टोपी हो जाएगा? क्या हो जाएगा अनुराग भदौरिया? अब मैं बोलूं, बीजेपी की वैक्सीन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार की वैक्सीन जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। वैक्सीन आई नहीं और भ्रष्टाचार पहले आ गया। वैक्सीन आई नहीं, भ्रष्टाचार पहले आ गया। झूठ बोला है, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, झूठ बोला। देखिए गलत कह रहा हूँ, इन्होंने 15-20 लाख अकाउंट में डालने की बात बोली, झूठ बोला। इन्होंने बोला था हम आएंगे तो देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे, हम नोटबंदी करेंगे तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा आतंकवाद, खत्म हो जाएगा यहाँ पे नक्सलवाद। क्या खत्म हो गया? इन्होंने क्या बोला था? किसानों के कानून के लिए, किसान के लिए कानून बनाया, वो भी गलत बनाया। किसान रोड पे बैठा है। एक चीज बता दी जिसने भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला हो। हाँ, और समाजवादी पार्टी किसानों का आंदोलन लड़ रही है सड़क पर बैठ करके। समाजवादी पार्टी जो किसानों के हितों का दावा कर रही है, उनके बड़े बड़े नेता अब कई दिनों से सड़क पर मौजूद हैं ताकि वो किसानों, अरे अपनी बात भी कर लीजिए ना अनुराग भदौरिया। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये वैक्सीन लग जाएगी तो क्या परिवर्तन हो जाएगा आपके भीतर? ये जो बीजेपी की वैक्सीन आपने नाम दिया है, ये वैक्सीन लग जाएगी तो क्या हो जाएगा आपके अंदर? मैं बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार की वैक्सीन है। भ्रष्टाचार मतलब समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ? फिर वही बात, रटी रटाई बातें। तो वैक्सीन अभी आई नहीं, भ्रष्टाचार पहले आ गया। अनुराग भदौरिया जी, अंदाजा है क्या बोल रहे हैं आप? सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद देखिए बस एक पंक्ति में जवाब देता हूँ। देखिए हरियाणा के मंत्री जी को सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। नहीं तो हरियाणा के मंत्री ने अगर ट्रायल के तौर पर लगवाया और वो बीमार पड़ गए तो छोड़ दिया जाए वैक्सीन को, फिर ट्रायल नहीं किया जाए, फिर दुनिया भर में जो ट्रायल चल रहा है उसको छोड़ दिया जाए, मरने दिया जाए लोगों को? इसलिए हम सबको नहीं मरने दिया जाए अनुराग भदौरिया लोगों को? अरे नहीं माने दिया। मैं कह रहा हूँ कि हमने क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी इवेंट मार्केट में विश्वास रखती है। इवेंट मार्केटिंग की जगह ये तथ्य पे बात करे। ये हम किसी वैज्ञानिक की तो उंगली नहीं उठा रहे। भारतीय जनता पार्टी हर वैक्सीन कौन, मतलब बीजेपी ऑफिस में बना है वैक्सीन? अनुराग भदौरिया, बीजेपी ऑफिस में बन रहा था क्या वैक्सीन? बीजेपी वैक्सीन का मत आप सुनिए चित्रा जी के बाद, तो आप बीजेपी का वैक्सीन मत लगवाइए। आप बताइए क्या लगवाइए? वो इंग्लैंड वाला जो कंजर्वेटिव वैक्सीन है, कंजर्वेटिव पार्टी के ना, वो नहीं जान सकते। मौत हो गई वो किसान, या वो अमेरिका वाला लगवाएंगे जो रिपब्लिकन वैक्सीन है। कोई दिक्कत भी हो जाएगी तो कहाँ खड़े होंगे? ये सिर्फ मार्केटिंग की बात बाय बाय बंद करिए अनुराग भदौरिया, वैक्सीन पे जवाब दीजिए। हम समाजवादी लोग आएंगे तो फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। काम करने के बाद आप कह रहे हैं इधर उधर की बातें कर रहे हैं। वैक्सीन नहीं लगाएंगे, वैक्सीन नहीं लगाएंगे। उन्होंने कब वैक्सीन पे सवाल खड़ा किया? उन्होंने सवाल किया उन्होंने साफ बोला है बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, दोबारा सुनाइए वो भाई, बीच में मिलावट बस आगे यहाँ पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नेता को सुनकर आए हैं अनुराग भदौरिया, बगैर सुने आज अपने नेता को सुनकर आए हैं या नहीं सुनकर आए हैं? अपने नेता को सुनकर आए हैं क्या उन्होंने बोला? उन्होंने कहा हमारी सरकार बनेगी तो सबको फ्री में टीका लगेगा। अरे आपकी सरकार 2022 में बनेगी नहीं बनेगी क्या होगा? तब तक 2021 में लोग ऐसे ही मरते रहे, ऐसे ही चलता रहे सब कुछ। नहीं, उन्होंने बोला हमारी सरकार जब आ जाएगी हम फ्री में लगाएंगे, मतलब हम भ्रष्टाचार वाली वैक्सीन नहीं होगी। तब
तथ्य पे होगी, झूठी सच नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का तो भरोसा नहीं है, ये झूठ बोलती है, ये कुछ भी परोस सकती है। जब ताली थाली बजा के कोरोना भगवा सकती है, जब विपक्ष को बोलेगी कोरोना, सत्ता पक्ष को कोरोना नहीं, जब बोलेगी नोटबंदी में यहाँ पे आतंकवाद और वो खत्म हो जाएगा, काला बाजारी, धन खत्म हो जाएगा, यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो कुछ भी कर सकती है ना। आप तो सोचो, किसानों का भी देख ली, किसका हाल इन्होंने नहीं किया। हाथरस में आपने देखा ही है कितना झूठ बोला गया, उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, सीबीआई ने चलो चार्जशीट में फाइल किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो पग पग पे झूठ बोल रही है, हर पग पे झूठ बोल रही है। कोरोना पे यहाँ पर बहस की जा रही है, माहौल बनाए बैठे हैं। यहाँ पर आपसे सवाल ये पूछा गया है कि अखिलेश यादव की ओर से ऐसा हल्का और गैर जिम्मेदाराना बयान एक ऐसे वक्त में जब महामारी के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है क्यों दिया गया? अपनी राजनीति को वो 2022 में चमकाते रहे, लेकिन उनकी ओर से अगर एक लाइन भी गलत बयानी की जाएगी तो उसका हश्र समझते हैं आप इस देश में या प्रदेश में क्या होगा? अनुराग भदौरिया जी, किसी भी नेता को बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत होती है। आप बोलिएगा, ठीक है, ठीक है। नहीं, अनुराग भदौरिया आप रुक जाइए, कोई गलत यहाँ पर जो उन्होंने बोला है एज इट इज हम सुना रहे हैं। आप दोबारा सुनेंगे, हम सुना देंगे, लेकिन उसके पहले मौलाना फैज, राजनीति पे तमाचा मारा है, ठीक है, मार्केटिंग की राजनीति पे तमाचा मारा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार झूठ फैलाते हैं, लगातार मार्केटिंग इवेंट करते हैं, जनता के भले की बात नहीं करते, उसमें तमाचा है। उस झूठ पे जिन्होंने लगातार बोलते चले आए, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे किसानों का कोरोना पे सवाल, आप कहां जीएसटी और बाकी अभी जो मेन मुद्दा है उस पर रहिए अनुराग भदौरिया। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले मौलाना फैज अहमद जी आपसे, ये धर्म के मुद्दे को भी इस वैक्सीन के अंदर लेकर आया जा रहा है कि अमुक धर्म के लोग अगर लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस धर्म के लोग लगाएंगे तो फिर दिक्कत कहीं हो सकती है। इस स्थिति को कैसे खत्म किया जाए? वैक्सीन का मतलब जिंदगी को बचाने की जो लड़ाई हम बीते 1 सालों से लड़ रहे हैं वो है, लेकिन वैक्सीन को लेकर ये भ्रम पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? मौलाना साहब, देखिए, इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है और काफी बहस हो चुकी है, और हमने अपना जो मौकिफ है और अपना स्टैंड है उसको बयान कर दिया है कि जितने भी वैक्सीन फिलहाल मार्केट में आए हैं, फाइजर का है, मॉडर्ना का है, एस्ट्राजेनेका का है, ये तमाम वैक्सीन वो हैं जो हर तरह के जो ना फियर से और हर तरह के जो हमारी जो मजहबी भावनाएं हैं उससे पाक हैं। तो ऐसे वैक्सीन जो बिल्कुल प्योर हैं, जिससे ना किसी हिंदू को कोई परेशानी है, ना कोई मुसलमान को परेशानी है, ऐसे वैक्सीन को जो है प्रमोट करना चाहिए। सिर्फ एक शंका जताई गई थी कि कोई जो है चाइना का वैक्सीन है और उसमें फुला जानवर के पदार्थ हैं जो हमारे लिए जो है अवैध हैं, इसलिए हमने जो है अपनी शंका का इजहार किया, जो कि हमारा मजहबी, डेमोक्रेटिक और हर तरह का राइट्स था, और वो बात को हम खत्म कर चुके हैं। और अब जो वैक्सीन है, वैक्सीन पर ये जो नई लड़ाई जो है बीजेपी, इसमें बीजेपी तो नजर नहीं आती है, जैसा कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं। देखिए, अभी ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासत है, इससे भारत की जनता को जो है इससे कोई ताल्लुक नहीं है। भारत की जनता का इससे कोई सरोकार नहीं है। ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की अपनी सियासत है, और वो अपने जो है मसाइल, अपने जो है वो एक दूसरे की जो ना वो इसमें पीछे छोड़ना चाह रहे हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जहां तक वैक्सीन का ताल्लुक है, हमने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, हमने क्लियर कर दिया कि जो है जब तक ऐसे साफ सुथरे वैक्सीन मौजूद हैं और ऐसे आ भी चुके हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, उन वैक्सीन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई एलर्जी नहीं है, चाहे वो मॉडर्ना का हो या फाइजर का हो या एस्ट्राजेनेका का हो, जो कि ऐसे पदार्थ से पाक हैं और उससे जो है वो मुक्त हैं, जिससे कि हमको प्रॉब्लम हो सकता है। जो आम आदमी है वो तो इतना नाम भी नहीं जानता है सर, उसको तो इतना पता है कि सरकार ने कहा है ये वैक्सीन लगवाने के लिए हम जाके लगवा दें। रंग देकर जो है तो सरकार जो वैक्सीन लगवाने की तैयारी कर रही है, मौलाना साहब एक लाइन में, क्योंकि मुस्लिम आबादी भी इस देश में बहुत बड़ी है, इस वजह से मेरा ये सवाल है, और आप जैसे लोगों को ही आगे आकर लोगों के भीतर ये भरोसा पैदा करना होगा जो पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार की ओर से ये जो वैक्सीन लगाए जाने को लेकर मंजूरी दी जाएगी या तारीख तय की जाएगी, या इसको लेकर राज्यों से बातचीट की जाएगी? क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है, लोग लगा सकते हैं? जब वो वैक्सीन आ जाएगी, और बिल्कुल हम एकदम पॉजिटिव होकर कह रहे हैं कि जो वैक्सीन, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो वैक्सीन आ रही है वो उन पदार्थों से पाक है और उन जो है इंप्यूरिटीज से पाक है, जो कि हमारे लिए रिलीजियसली प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम उसको प्रमोट करेंगे, खुद आगे बढ़कर हम वो वैक्सीन लगवाएंगे भी और जनता से भी लगवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वी हैव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इस मुल्क के जो इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारा भी कर्तव्य है
और जो है जरूर बजरूर जो है जब उसके अंदर जो हमने अपना अप्रहेंशन जाहिर किया था कि उसमें अगर पोर्क के एलिमेंट अगर होंगे तो वो हमको काबिल कबूल नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह चाइना की वैक्सीन को लेकर आप लोगों की ओर से आपत्ति जताई गई थी और वो वैक्सीन तो वैसे भी हिंदुस्तान में अभी न लगना है न लेकर उसको बात आगे बढ़ी है। अब निजेश जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अनुराग भदौरिया सुन रहे हैं आप? सुनाई दे रहा है कुछ? आपने सुना मौलाना साहब को? वो कह रहे हैं पूरी तरह से सुरक्षित है वैक्सीन और जिंदगी को बचाने के लिए वो सबसे कहेंगे कि हाँ वैक्सीन जरूर लगवाइए। मैं कुछ कह रहा हूँ, वो कुछ कह रहे हैं। देखिए वो अपनी बात कह रहे हैं, हमने अपनी बात बोली है। हमें भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे शक है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ पे शक है। अनुराग एक सेकंड, भ्रष्टाचार वैक्सीन में कहाँ हुआ है? टू द पॉइंट, कहाँ हुआ है? भारतीय जनता पार्टी, अरे चित्रा जी भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार आप जानती हैं? नहीं, पीपी किट में ही घोटाला कर दिया था इन्होंने। को लेकर हाँ पीपी सुन तो मेडिकल का पीपी किट भी आया था कोरोना काल में, सब लोग बहुत परेशान थे जिसमें पीपी किट का घोटाला हुआ था। इन्होंने घोटाला किया था। ये घोटाला कहीं भी कर सकते हैं, ये लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं। आपने देखा ताली घोटाले को लेकर आप लोगों ने क्या किया? अगर बीजेपी ने घोटाला किया है तो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा लोगों के सामने रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया? और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए जो घोटाले को लेकर आपकी बातों को पक्का करते हैं? समाजवादी पार्टी 24 घंटे रोड पे, आधे ज्यादा कार्यकर्ता जेल में है। पूछ लीजिए, पता लगा लीजिए, अपने संवाददाताओं से पूछ लीजिए। हर जिले में जेल में है, हर जिले में उठा के जेल में भर देते हैं। सुबह से पुलिस लगा के उठा ले जाते हैं और हम लोग धरने को होते तो उठा के जेल में डाल देते हैं। और सोचिए चित्रा जी, कभी आपने नहीं देखा होगा तानाशाही। 151 की धारा में 8 दिन अंदर कर दिया। सोचिए आप, 14 से 19 तारीख तक रह के आए। कमाल है भाई, 151 में इन्होंने तानाशाही मचा रखी है। और आप कह रहे हो क्या कर रहे हैं? लगातार समाजवादी जेल में, आधे ज्यादा समाजवादी कार्यकर्ता जेल में बंद है। इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन जल्दी से एक छोटा सा जवाब और दीजिए अनुराग भदौरिया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो वैक्सीन क्या समाजवादी पार्टी के घर में बनेगी, कार्यालय में? तब वैक्सीन में भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो कार्यालय में बनेगी वैक्सीन, मैं ये पूछ रही हूँ। वो बीजेपी की वैक्सीन है, उनके हेडक्वार्टर में बनती है, आपकी कहाँ बनेगी? मेरी बात नहीं समझे, भ्रष्टाचार नहीं होगा। बन के तो अच्छी वैक्सीन आ रही होगी, क्योंकि अच्छी जगह से आ रही है। उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी बैठी है ना, वहाँ भ्रष्टाचार भी तो करती है ना। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार तो बीच में इन्वॉल्व है ना, तो वो भ्रष्टाचार उसमें मिक्स करते हैं। वो बार बार आपकी भ्रष्टाचार की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि पीपीई किट में घोटाला किया गया, ऐसे ही वैक्सीन में भी घोटाला किया जाएगा, लोगों तक सुरक्षित वैक्सीन नहीं पहुंचेगी। अब निजेश जी, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए, जिसके मन में जो भाव होता है वही भड़बड़ा के उसके दिमाग से निकलता रहता है। अरे भाई, पीपी किट की बात कर रहे हैं, भारत में कितनी पीपी किट बनती तब आप लोग क्या कह रहे थे? ये बताइए अनुराग भदौरिया, भारत में कितनी पीपी किट बनती थी जब कोरोना आया? अनुराग एक बार सुन तो लीजिए उनको, बोलिए। अरे सुन तो लीजिए, भारत में कितनी पीपी किट बनती थी जब कोरोना आया? बताइए क्या हुआ था? हाथरस में क्या हुआ? नोटबंदी में क्या हुआ? आपने बोला था यहाँ से बात खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इनके अंदर कोई कोहेरेंसी नहीं, यहाँ पे काला बाजारी खत्म हो जाएगी, कुछ बोले जा रहे हैं, पैसा हमारे देश में आ जाएगा। आ गया क्या? मैं आपसे मुझे लगता है थोड़ा विक्षिप्त मानसिकता का प्रतीक दिखाई पड़ रहा है। आ गया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा था अभी भ्रष्टाचार पे गए, अभी हाथरस पे चले गए, अभी जीएसटी पे चले गए, -GDP हमारे -24 पे अर्थव्यवस्था देश की टूट चुकी है। आपने तो बोला था महिला सुरक्षा। अनुराग भदौरिया जी हो चुकी, वापस लौट आइए। कोरोना वैक्सीन पर अभी चर्चा कर लें, उसके बाद आप आइएगा हाथरस पर। और हाथरस क्या गए थे अखिलेश यादव? हाथरस क्या गए थे अखिलेश यादव? हाथरस क्या गए थे अखिलेश यादव? अरे हम तो सभी तब से हाथरस का अच्छा, एक बात पूरे समाजवादी थी, हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। सर मैं आपको तारीख बता दूं, आपके नेता कब पहुंचे थे वहां से, पूर्व सांसद लोग। भारतीय जनता पार्टी की पार्टी नहीं छोड़ दीजिए हाथरस को, नेता चलते हैं। अब जवाब सुन लीजिए। अनुराग जी थोड़ी देर शांत रहिए, सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, एक तो इनकी सरकार कभी आने वाली नहीं, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेंगे, इसलिए बहुत बढ़िया है बोल दो, तो हमें तो कभी लाना ही नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात मैं पूछता हूं, ये बताइए वैक्सीन उत्तर प्रदेश में बन रही है क्या? मतलब काल्पनिक दृष्टि से मान लीजिए, कभी अगर आपकी कभी सरकार आई जाए, कल्पना कर लीजिए, तो वैक्सीन तो बन रही है पुणे में और बेंगलोर में, तो वहां किसकी सरकार है? तो बचकानी बातों की इंतहा है साहब। कोई बात गलत हो जाए तो उसे ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए। इस निर्लज्जता के साथ उसका डिफेंस नहीं करना चाहिए। और ये बताइए, अच्छा चलिए, आपको भाजपा की वैक्सीन नहीं अच्छी लगती ना, तो मैंने कहा ना लंदन वाली ये वैक्सीन ले लीजिए, वो तो कंजर्वेटिव वैक्सीन है ना, और वो अमेरिका वाली ले लीजिए, वो रिपब्लिकन वैक्सीन है। और अभी मौलाना साहब बोले कि चाइना की वैक्सीन से के प्रति उनके मन में एक संदेह था, वो अब दूर हो गया है।
तो मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी आश्चर्य की बात है, इतने दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं और आधे ऐसे जिन पे पैसा बरस रहा है, कोई वैक्सीन में तो कोई फर्स्ट स्टेज के ट्रायल में भी नहीं था, तो कैसे उनको पता लग गया पहले कि अंदर गड़बड़ है चाइना की वैक्सीन में, जबकि चाइना के अंदर से तो कुछ पता ही नहीं लगता है। चाइना तो ऐसा विचित्र कंट्री है कि पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया, उनके यहाँ वुहान से बीजिंग तक नहीं फैला और केवल 3000 आदमी मरे। वो तो गजब का कंट्री है और इनको पता भी लग गया, फिर इनकी शंका का समाधान भी हो गया। और चाइना तो अपने मुसलमानों को लगवा ही देता है, तो क्या उनको दीन से बेदखल कर देंगे आप? वो तो सुनता सुनाता नहीं है, जबरदस्ती कर देता है। इसलिए चाहे मौलाना साहब बोल रहे हो, भदौरिया जी तो खैर एकदम ही अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, पर मौलाना साहब जो कह रहे हैं, जरा इसकी आप हकीकत की तस्दीक तो कर दीजिए। मौलाना साहब जल्दी से जवाब दीजिए। अवनीश जी, समाधान कैसे हो गया? मैं लौट रही, मौलाना साहब जल्दी से, मैं ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, जल्दी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने ये नहीं कहा कि हमारी शंका दूर हो गई, और ना मैंने इसको ये बात कही कि चाइनीज जो वैक्सीन है वो हमारे कंट्री ने, हमारी गवर्नमेंट ने उसको, बीजेपी ये गवर्नमेंट ने उसको बुलाया वही लगवाएंगे। ऐसा लगता है आपको चाइना से बहुत प्रेम है, चाइना से बहुत प्यार है। चाइना तो हमारा शत्रु नंबर 1 है। चाइना की वैक्सीन कैसी भी है तो भी हम नहीं लगे, क्योंकि उससे बेहतर वैक्सीन जो है ऑलरेडी मौजूद है। और मैंने ये भी नहीं कहा कि हमारा समाधान हो गया, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वैक्सीन पोर्क से फ्री होगा वो मुसलमान लगवाएंगे, जो वैक्सीन पोर्क से फ्री होगा वो जो है हम लगवाएंगे, और जो पोर्क कंटेंट होगा वो वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। उनके दीनी फरीजा कहां पे खड़ा होगा? वो किस क्या माने जाएंगे? या चीन जबरदस्ती लगा देगा उनको? उनका क्या स्टेटस हम मानेंगे? वो दीन में रहेंगे या बेदखल हो जाएंगे? ठीक है, इस सवाल का जवाब मौलाना साहब आप दीजिएगा कि चीन में जो मुसलमान हैं अगर वो इस वैक्सीन को लगाते हैं तो वो चीन में रहेंगे या बेदखल हो जाएंगे। सुधांशु जी ने जो बातें कही हैं, आप निजेश अवस्थी जी, माफी के साथ आपके पास मैं एक बार भी नहीं आ पाई हूं। ब्रेक के बाद मैं फौरन लौट रही हूं आपके पास। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इतने बड़े नेताओं की ओर से भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश वैक्सीन को लेकर क्यों की जा रही है? क्योंकि जिंदगी को बचाने की बड़ी चुनौती साल 2021 में हम सबके सामने है। ऐसे में इस तरह की स्थिति इन नेताओं की ओर से पैदा नहीं की जानी चाहिए। पार्टी क्यों पूछो वैक्सीन की इसी बात को लेकर हल्ला बोल में लगातार हम चर्चा कर रहे थे। अब निजेश अवस्थी जी, सीधे आपका रुख करते हुए, अखिलेश यादव ने जो बात कही है उस पर आपकी टिप्पणी। एक भी बार आपसे बात नहीं हो पाई थी। उन्होंने कहा है कि दरअसल बीजेपी भ्रष्टाचार करती है, ये वैक्सीन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं होगी। जो बात मैं अनुराग भदौरिया की बातों से निकाल पाई, इस वजह से उन्होंने कहा है कि बीजेपी की वैक्सीन है, हम तो नहीं लगाएंगे भैया। आपने पता नहीं कैसे अर्थ निकाल लिया चित्रा जी, अनुराग जी ने, ये तो हास्यास्पद है। और अगर कोई समाजवादी पार्टी का कोई और नेता ये टिप्पणी करता तो मुझे मालूम है कि ये कह देते कि उनकी अपनी राय है, निजी राय है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने कह दिया तो क्या करें। अनुराग भदौरिया का वहां से लेकर के नोटबंदी और जीएसटी, मुझे मालूम है कि समाजवादी पार्टी को सहानुभूति है मेरी। नोटबंदी का उनका दर्द अभी तक गया नहीं है। नोटबंदी से प्रॉब्लम हुई उनको, समाजवादी पार्टी के लोगों को, मुझे मालूम है इस बात में। उनका दर्द अभी तक नहीं हुआ है, वो दर्द जायज है। वो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद हुआ, सड़कों पे बोरियों में मिलते थे पैसे, बता भी नहीं सकते थे, घर में रखे हुए थे, बता भी नहीं सकते थे कि हमारे पास हैं, इसलिए फेंक दिए गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात अनुराग, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। अनुराग, आपसे 2 रिक्वेस्ट है, एक तो अवनीश जी की बात सुन लीजिए, और दूसरा अनुराग आप अपनी गाड़ी कहीं साइड में सेफ जगह पर लगा लीजिए, क्योंकि मूव करने की वजह से आपकी आवाज साफ नहीं आएगी। आपसे एक गुजारिश है, एक बार बात पूरी हो जाए। बोलिए आप निजेश। अनुराग, महत्वपूर्ण बात यह है चित्रा जी कि ये वैक्सीन कहीं भी किसी भी सिर्फ वैज्ञानिकों ने बनाई है। ये सचमुच वैज्ञानिकों का अपमान है कि इसमें भ्रष्टाचार है, ये नकली वैक्सीन है। ये किसका अपमान है? ये बीजेपी का अपमान है क्या? ये बीजेपी पर टिप्पणी, ये उन वैज्ञानिकों पर टिप्पणी है जो इतने महीनों से लगातार रिसर्च कर रहे थे और वैक्सीन तैयार होकर के अब जो लगनी है, ये पूरे उस हेल्थ वर्कर्स के ऊपर टिप्पणी है ये। और सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एक हास्यास्पद तो है ही, खैर इस पर टिप्पणी करने लायक नहीं है। और मैं सुधांशु जी की इस बात से बड़ा असहमत हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए। अरे विदेश में पढ़ने वाले लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाती है, इस भ्रम से दूर होना चाहिए हमको। और जहां तक मौलाना साहब का मसला है, मौलाना साहब से मैं बस एक बात कहूंगा कि अगर किसी मुस्लिम नौजवान का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको खून चढ़ाया जाता है, तो खून चढ़ाने से पहले पूछते हैं कि भाई जिसका खून चढ़ाया गया है उसने कभी सूअर का मांस खाया कि नहीं खाया। ऐसा नहीं है ना। ये दवा में ये सब चीजें ना लेके आए, दवा के रूप में लें।
धर्म अलग है। अगर दवा वैक्सीन लगाई जा रही है तो हम सब लोगों के फायदे के लिए लगाई जा रही है। ये अखिलेश अलग बात कैसे हो गई? अलग चीज है, वो अलग बात कैसे हो गई? यहाँ पर सर जिंदगी खत्म हो रही है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं मौलाना साहब, अलग कैसे हो गई? कम से कम हम जब इंटेलेक्चुअल बहस करें तो आप लोग एक बात को अलग दूसरी बात को अलग करके कैसे देख सकते हैं? आप जवाब दीजिए मौलाना साहब, खून चढ़ाने से पहले पूछते हैं क्या? जो सांसद हैं उन्होंने कहा था कि अगर चीन के वैक्सीन में अगर शुगर का ये होगा और वहां के मुसलमानों को दे दिया जाएगा तो क्या उनका धर्म भ्रष्ट होगा कि नहीं होगा? मुस्लिम नौजवान का एक्सीडेंट होता है उसको खून चढ़ाना, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर जो चीन के वैक्सीन में अगर गाँव का मांस या उसका खून होगा तो क्या उससे किसी हिंदू का धर्म भ्रष्ट होगा कि नहीं होगा? आप जवाब दीजिए ना। अरे भैया किसी हिंदू ने बात कही क्या? ओके, आपने ले आए ना, हिंदू मुस्लिम ले आए बीच में। अरे मैं तो कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सांसद उन्होंने क्या कहा था कि चीन के अगर वो चीन वाले दे दे तो क्या होगा? लोगों की बात कर रहा हूँ जो दवाई में बीमारी में भी अपने निहायत संकुचित मानसिकता को मौलाना बीच साहब, में जब इंसानियत को बचाने की चुनौती हो, जिंदगी को बचाने की चुनौती हो, आप उस समय भी धर्म ले आते हैं, हिंदू मुसलमान। हिंदू के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों के लिए दिक्कत है। हमारे दिन में ये लिखा हुआ है आदमी मर रहा है, उसको बचाना पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए कि बैठ के हम उसमें धर्म को लेकर आएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं मौलाना साहब आप? जो बातें आपने कही एक बार सुधांशु जी की जल्दी से आप बोलिएगा, आप बोलिएगा। धर्म को भी बचाना चाहिए और जान को भी बचाना चाहिए, धर्म को बिल्कुल बचाना चाहिए, लेकिन जिसकी जान जा रही है वहां पर हम धर्म को कैसे लेकर आ सकते हैं? जल्दी से बचाना चाहिए। और इसको देखिए, जब ऑप्शन मौजूद है, जब वैक्सीन मौजूद है जिससे धर्म भी बचती है और जान भी बचती है, तो आप उसके पीछे क्यों पड़े? और अगर नहीं हो ऐसा तब क्या करेंगे आप? और अगर नहीं हो ऐसा तब क्या करेंगे आप? कि जिससे धर्म भी बच रहा है और जान भी बच रही है, तो आप सुपर वाली वैक्सीन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप चीन वाली वैक्सीन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बोलिए। अरे भाई, मैंने जो मौलाना साहब तो बताइए, ठीक है, मैंने जो आपने मेरा पूरा सेंटेंस नहीं सुना। मैंने ये कहा था कि चीन के अंदर की तो बात पता ही नहीं लगती, तो पहले ये बता दीजिए पता कैसे लग गई आपको? ये जरा सोर्स बता दीजिएगा कि चीन में आज तक वायरस फैला ही नहीं, वुहान से बीजिंग तक कोई ये खबर तो आ नहीं पाई बीजिंग में कितने लोग उससे पकड़े गए, मतलब कितने लोग उसके प्रभाव में आए। और आपको सोर्स बता रहा हूं, ये बता, आज तक वाले मुझसे बता दें कि आपको आपको जो है ना, दूसरी समस्या क्या है? अरे भाई, आज तक वाले मुझको बता दें कि आप तक ये सोर्स कैसे, किस सोर्स के जरिए खबर आई कि चीन के इसमें जो पोर्क एलिमेंट्स है, ये खबर जो है आज तक को कहां से मिली? जो सोर्स आपका है वही कह रहे हैं भाई। अरे हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना कि आपको खबर कहां से मिली? आपने बोलिए, अगर आप तभी तो आज प्रोग्राम कर रहे हैं तो कहिए मैंने आज तक जब जिसकी खबर ही नहीं तो फिर उसका प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? समस्या क्या है? हम तो चीन नहीं गए। दूसरी समस्या मौलाना साहब, मतलब प्रोग्राम सबसे पहले एक सेकंड मौलाना साहब, यानी कि आपको भी पता तो कुछ है नहीं, आप ऐसे ही आगे डिबेट में हिस्सा लेने, आपकी बातों से ये लग रहा है। जिस तरह आपको कुछ पता नहीं है तो उसको हमको पता। अगर आपकी तरह केवल कुर्सी पे बैठ के और ऐसे भाषण में ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करके और वहां पर अपने संवाददाताओं से बातचीत करके रिपोर्ट हम लोग तैयार करते हैं, आप अपने सोर्स बताइए ना। जिंदगी को बचाने की बात यहाँ पर हो रही है और आप लोग न जाने क्या क्या लेकर आ रहे हैं। आपका एक बार सुधांशु जी की बात हो जाए, ठीक है? करने के लिए तैयार हो गए। किस बेसिस पर आपने आज तक चैनल पे प्रोग्राम किया? होती है जो पहली बार प्रोग्राम। ओहो, बताती हूँ, आ रही हूँ आपके पास मौलाना जी, एक बार सुधांशु जी की बात पूरी हो जाए बता रही हूँ फिर मैं आपको। बोलिए देखिए, ये आरएनए फैक्टर बेस्ड इंग्लैंड में जो वैक्सीन बनाई गई है, मेरा पूरा दावा है कि आरएनए का ना फुल फॉर्म पता होगा मौलाना साहब को, ना आरएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसका नाम बता सकते होंगे। पूछिए मौलाना साहब, आरएनए का फुल फॉर्म पता है? आरएनए का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं सुधांशु जी। किसका? आरएनए का, आरएनए बेस्ड जो वैक्सीन बनी है। आरएनए का फुल फॉर्म? हाँ, क्या है वो? आप बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं। चित्रा जी, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। बताइए। और डीएनए और आरएनए में ये अंतर होता है कि जो 5 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, तो वो यूरेसिल आरएनए में नहीं होता, वो डीएनए में होता है। एक न्यूक्लियोटाइड का सिर्फ डिफरेंस होता है। उस फैक्टर के बेस के ऊपर ये वैक्सीन बनी है। इसमें ना सुअर है ना गाय है। खामखा में समस्या जानते हैं कहां से आ जा रही है? बुरा मत मानिएगा मौलाना साहब, कोई मैं आपकी बेअदबी नहीं कर रहा हूं, मगर दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं और आधे से ज्यादा ऐसे जिन पर पैसा बरस रहा है मिडिल ईस्ट में।
पेट्रोल डॉलर बरस रहे हैं, पर पिछले 300-400 सालों में एक आविष्कार बताइए देश मिला के जो है ना किसी वैज्ञानिक ने किया हो। आप ही जैसे लोगों ने कभी मुस्लिमों की प्रतिभा को उभरने नहीं दिया। हजारों आविष्कार हैं, डॉक्टर कलाम हजारों आविष्कार है, जाइए और पढ़िए। पहले जो ना मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए तब पता चलेगा। बाहर कर दिया आपने आरएनए की तो तहकीक करनी पड़ेगी, इसकी भी तो तहकीक कर लीजिए। किसी मुस्लिम साइंटिस्ट ने की हो। आपने साइंटिफिक टेम्परामेंट पलटने नहीं दिया आपने। अरे कम पैसा अल-बेरूनी को पढ़ लिया होता, उसके बाद कोई साइंटिस्ट अल-बेरूनी को पढ़ लिया होता, राजी को पढ़ लिया होता, मौलाना साहब जो है अलजबरा पढ़ लिया होता आपने कि इसकी तहकीक क्या है। जान लीजिए, मैं अपनी रिपोर्ट पे आ जाती हूँ। इतिहास पढ़िए मौलाना साहब, एक सेकंड। मौलाना साहब, यहाँ पर सामान्य ज्ञान का टेस्ट नहीं लिया जा रहा है कि आपको कितनी नॉलेज है कितनी नहीं। एक व्यवहारिकता होनी चाहिए, व्यवहारिकता पर बात हो रही है। और दूसरी चीज है, सर मैं फौरन आ रही हूँ सुधांशु जी आपके पास। मौलाना साहब एक चीज और सुनिए, जिस चैनल पर इस वक्त आप बैठे हुए हैं वो देश का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय चैनल है, और आज तक सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखा जाता है, विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर देखा जाता है, वहां के लोग भरोसा करते हैं। तीसरी चीज, जिस भी रिपोर्टर की आप रिपोर्ट को देख या पढ़ रहे होते हैं वो पूरे एनालाइज करने के बाद, वहां के लोगों से जानकारी लेने के बाद, वहां के वैज्ञानिकों से बात करने के बाद रिपोर्ट तैयार करता है। तो ऐसी जो हल्की बातें आप लोग करते हैं मौलाना साहब, वो बातें हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिंदगी को बचाने की, अगर एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, आपसे बैठकर आपकी बेअदबी करना या आपको एक सेकंड सुनिए, हम प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम पर अडिग हैं, वो बात तो आपसे सुधांशु जी ने पूछी है। लेकिन सवाल यह है कि जब जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद चल रही होगी उस समय आप इस तरह की धर्म और जाति की बात लेकर कहां पर आएंगे? वो हमारे नजदीक ओके है। फिर विजय जी ठीक है, हो गई, नहीं उलझना है मुझे आपकी इतनी हल्की बातों पर। जिंदगी को बचाइए, जिंदगी को बचाइए, कोरोना से जिंदगी को बचाइए। जिंदगी सबसे ज्यादा अनमोल है, जिंदगी रहेगी तभी सब कुछ होगा, जिंदगी रहेगी तभी सब कुछ होगा। अब विजय अवस्थी जी। चित्रा जी, भारत आज पोलियो मुक्त हुआ है। आपको मालूम है जब पोलियो टीकाकरण शुरू हुआ था तब भी ये दिक्कत आई। बिल्कुल, ये इस तरीके की, और जब कोरोना के टेस्टिंग के लिए गए थे, इंदौर हो, मुरादाबाद हो, कहीं भी हो, वहां पर किस तरीके से डॉक्टरों पर पत्थर फेंके गए थे। ये एक ऐसी मानसिकता है जो वैज्ञानिक ये चीजें इसलिए उठती है क्योंकि आप लोगों को सामने आके बोलना चाहिए कि ये गलत है, लेकिन आप लोग उसका पक्ष लेने लगते हैं। मौलाना साहब, आपको बार बार याद दिलाना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और आप लोग आकर पक्ष लेने लगते हैं। बोलने दीजिए फिर अपने जैसे को। मैं चित्रा जी, मैं बड़ी साफ सी बात कर रहा हूँ कि पूरा देश और पूरा विश्व, हम सब एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसी महामारी आई है जिसको इतने सारे महीनों की मेहनत के पश्चात वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन तैयार की है। हम सब लोगों को उससे बचना है, और ये जो बीमारी है ये इन्फेक्शियस है। एक व्यक्ति अगर बच जाता है तो सुरक्षा चक्र टूटता है। इसलिए इन सब धर्म, पंथ, मजहब से अलग हट करके हम सब लोग सुरक्षित हों, हमारा परिवार सुरक्षित हो, हमारे दोस्त मित्र सब सुरक्षित हो, समाज सुरक्षित हो, इसकी बहुत जरूरत है। मौलाना साहब कृपा करके ऐसी अफवाहों में ना आए और अपने समाज को भी समझाएं कि ये वैक्सीन है, इसमें कहीं धर्म का संबंध नहीं है। बैठे हैं क्या? हमारा और चक्रपाणी अगर ऐसी हल्की बातें करेंगे तो उनकी बात को कौन स्वीकारेगा? मौलाना साहब, कोई भी पक्ष लेने नहीं जाएगा उनकी बातों को अगर वो हल्का बोलेंगे तो। चक्रपाणी तो यहाँ पर है नहीं, चक्रपाणी को क्यों लेकर आ रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो कहा कि अगर गांव का मांस होगा, अगर गांव का खून होगा तो हमें नहीं, तो उनको कहां से खबर मिल गई? इस पर भी तो प्रोग्राम हुआ है। आपके जो सोर्स है वो चक्रपाणी जी हैं, वही आपको सारी जानकारी देते हैं, और आपको ज्यादा ही बहस करने की चुनौती है, शौक हो रहा है तो चक्रपाणी जी को भी लाइव जोड़ी ले लेते हैं। ठीक है, गंभीरता से बात कीजिए सर, इतने पढ़े लिखे हैं आप, कम से कम अब कोरोना जैसे महामारी के वक्त में जब इसको खत्म करना है उस समय तो आप लोगों को एक व्यवहारिक बातें करनी चाहिए। अब निजेश जी, बीच में आपको रोकना पड़ा था, बात अपनी खत्म कीजिए। जहां तक धर्म की बात है वो धर्म की बात तो की ही जाएगी। सबका धर्म को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। सभी के धर्म का उतना ही सम्मान है, सभी के धर्म का उतना ही सम्मान है, सभी को अपने धर्म से प्यार होता है। लेकिन यहाँ पर धर्म पर नहीं, कोरोना पर चर्चा हो रही है। कोरोना जब मारता है ना तो ये नहीं देखता है कि अमुक धर्म से कौन है, इस धर्म से कौन है। कोरोना जब जान लेता है ना, न जाने कितने माओं की कोख सुनी हो गई है, न जाने कितने बेटों की जान चली गई है।
फैमिली में जो कमाने वाला था उसकी मौत हो गई है कोरोना से। कोरोना जाति धर्म देखकर नहीं आता है मौलाना साहब, इस बात को समझिए आप, इस बात को समझिए और गंभीरता से पेश आइए, देश सुन रहा है आपको। वैक्सीन के बावजूद भी अगर किसी की जान जानी है तो जाएगी। बरकती साहब जो है वैक्सीन के बावजूद के शाही इमाम उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को तो कोरोना हो ही नहीं सकता, सिर्फ हिंदुओं को हो रहा है। अब ऐसी मानसिकता से कहां आप लड़ेंगे? ऐसी मानसिकता को क्या समझाएंगे आप? मतलब इसको भी कैसे धर्म के चश्मे से देख करके कैसे बांट देते हैं ये लोग। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव जैसा बात करते हैं जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, 5 साल तक जिसने शासन किया हो, वो आज कहे कि मैं बीजेपी की नहीं लगाऊंगा। पूरे भारत की वैज्ञानिक प्रगति पर, वैज्ञानिक सोच पर, समूचे विज्ञान पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सचमुच उन्होंने अपमान वैज्ञानिकों का नहीं किया, अपना किया है। मैं आप कहता हूं कि आप सर्वे कर लीजिए, जरा देखिए अखिलेश यादव के बयान से कितने लोग सहमत होंगे। वैज्ञानिकों का अपमान कैसा हो गया? आदमी सहमत नहीं होगा। तो जो आपकी लॉजिक बता के आप उनको जवाब दीजिए ना, आपकी पॉलिसी पे किया है और वहां पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर किया है। और यूपी में जो उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है मौलाना साहब एक राज्य में उसका उन्होंने किया है, तो उसका जवाब दीजिए। और वैज्ञानिकों को पार्टी मत बनाइए। वैज्ञानिकों का जो है हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो देश के लिए और इंसानों की जान बचाने के लिए। मौलाना साहब अपने अपमान को उन पर मत मौलाना साहब अपमान आपका हुआ है। मौलाना साहब, रजा एकेडमी भी आपके नाम से मतलब एकेडमी जैसा शब्द जुड़ा हुआ है। अच्छी बातें कीजिए ना, जिंदगी को बचाने की बातें कीजिए। नहीं सर आपके धर्म, एक सेकंड मेरी बात सुनिए सर, आपके धर्म का उतना ही आदर है जितना कि सुधांशु जी या फिर अवनिजेश अवस्थी या अनुराग भदौरिया के धर्म का आदर है। यहाँ पर धर्म किसका कम ज्यादा हो रहा है उस पर बातचीत नहीं हो रही है। सभी का धर्म समान है और सबको सभी का आदर है। बात सिर्फ जिंदगी को बचाने की है और आपके नाम के साथ इतने बड़े बड़े डेजिग्नेशन जुड़े हुए हैं, थोड़ा उसी का लिहाज कीजिए, उसी का लिहाज कीजिए। जिंदगी को बचाया जाएगा और इस तरह से बचाया जाएगा कि धर्म भी बचा रहे। मौका दीजिए ना, कमाल है भाई। बोलिए अनुराग जी, बोलिए सवाल पूछिए, क्या है सवाल? आग्नेय अवस्थी जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको कोई शक है क्या? उन्होंने जो बोला उन्होंने क्या गलत बोला? आप हमेशा वैज्ञानिक के कंधे पे अब सवार हो गए। जब आप हारने लगते हो तो कभी आर्मी के कंधे पे जाके बैठ जाते हो, कमाल का कंधा इस्तेमाल करते हो। किसने कभी आर्मी को गाली दी? किसी ने नहीं दी। सब देश की आर्मी का सम्मान करते हैं, सब वैज्ञानिक का सम्मान करते हैं। अब आप वैज्ञानिक करने बैठ गए कि वैज्ञानिक को गाली दे रहे, वैज्ञानिक को गाली दे रहे। अरे गाली आपको दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार की पार्टी है। क्या आप बताइए, क्या समाज के अंदर मिलावटी दवाएं नहीं मिलती क्या? नहीं मिली क्या? पीपी किट क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या? आपके बीजेपी के सिस्टम पे शर्म नहीं आ जा रहा है और आप वैज्ञानिक के कंधे पे जाके बैठ जाते हो। शर्म नहीं आती आपको? कंधा इस्तेमाल करना आता है आपको? कंधा इस्तेमाल करना आपको? कभी आर्मी के इस चर्चा के बीच भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर, यानी कि दूसरी वैक्सीन को भी मंजूरी हिंदुस्तान में दे दी गई। आज नए साल के दूसरे ही दिन ये बड़ी खबर सामने आई है। और सुधांशु जी आपके लिए जानकारी है, अखिलेश यादव ने कहा है कि हमें वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है, लेकिन बीजेपी की जो राजनीतिक वैक्सीन है उस पर हमें भरोसा नहीं और वो वैक्सीन हमें नहीं लगाना है। तो कोई बात नहीं, अखिलेश यादव जी बंबई जाके लगवा लें, जयपुर जाके लगवा लें, चेन्नई में लगवा लें, हैदराबाद में लगवा लें। वो तो बड़े आदमी चाह भी सकते हैं, तो उनके बयान का फिर क्या मतलब रह गया? भाजपा प्रॉब्लम है ना, तो जहां भाजपा सरकार नहीं वहां लगवा दे, नहीं तो विदेश भी जाते वहां जाके लगवा के चले आए। ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा ये कह के, देखिए वो लोगों के मन में जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कोवैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। सूत्रों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत को मिली पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी। एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में इस मंजूरी को लेकर फैसला किया गया है और लगातार सभी की नजर इसी बारे में टिकी हुई थी कि आखिर इसको लेकर क्या फैसला किया जाता है। और आज दूसरे दिन ही ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है जब कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या जो दावा इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है कि दरअसल मकर संक्रांति के बाद जो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, तो क्या उस दिशा में हिंदुस्तान अब आगे की ओर
बढ़ रहा है, क्योंकि देश में अब दूसरी कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। एक्सपर्ट कमेटी ने कोवैक्सीन को मंजूरी दी है और यकीनन कोरोना से जिस तरह से हिंदुस्तान ने लड़ाई लड़ी है, अब उससे आगे बढ़ने का वक्त है। कोवैक्सीन के जरिए जिंदगी को बचाया जाए, 2021 में महफूज रखा जाए खुद की, परिवार की और इस देश के लोगों की जिंदगी को। उसको लेकर ये बहुत बड़ी एक्सपर्ट कमेटी की बैठक घंटों से लगातार इस बात को लेकर माथापच्ची कर रही थी कि आखिर इसको लेकर क्या फैसला किया जाए। लेकिन आखिरकार तमाम इसके पॉजिटिव नेगेटिव पहलुओं को देखने के बाद अब भारत को पहली कोरोना की ये वैक्सीन मिल गई है, जो अपने आप में बड़ी खबर और एक अच्छी खबर भी है। और साथ ही ये खबर हम सभी के लिए उम्मीदें लेकर भी आती है। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, बेसब्री से आज दिन भर से इस बारे में इंतजार किया जा रहा था कि एक्सपर्ट कमेटी कोवैक्सीन को लेकर क्या बड़ा फैसला करता है, और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है और इसी के साथ भारत को पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन मिल गई है। ऐश्वर्या जी बिल्कुल, देखिए हमने देखा किस तरीके से साल के पहले दिन जो खुशखबरी मिली थी कि सीरम को दिया गया है ये अप्रूवल, आज भारत बायोटेक को ये अप्रूवल मिल चुका है। सबसे बड़ी चीज जो इससे होगी, जिस तरीके की आबादी हमारे देश की है, 130 करोड़ लोग हैं, हमारे पास दो वैक्सीन है जो कि लोगों के अंदर अब डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। मीटिंग अभी भी बची है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन को का रिकमेंडेशन अब आगे पहुंच चुका है। एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से उनको हरी झंडी दे दी गई है। साफ मतलब यही है कि सीरम के साथ साथ भारत बायोटेक की वैक्सीन भी अब कुछ ही दिनों के अंदर इमरजेंसी यूज के लिए जो सुनने में आ रहा है वो आगे मिल जाएगी। अब इंतजार जो हो रहा है वो जो मेन, ये तो एक्सपर्ट कमेटी ने दिया था अपनी हरी झंडी, अब दोनों के लिए, सीरम के लिए भी और भारत बायोटेक के लिए भी जो अथॉरिटी है उसकी ग्रीन झंडी का इंतजार हो रहा है। आधिकारिक ऐलान इस बारे में कब किया जाएगा, कोई जानकारी मिली है क्या ऐश्वर्या? देखिए अभी भी मीटिंग चल रही है, इसकी अप्रूवल जो है, जो अथॉरिटी है उसका अप्रूवल कब मिलेगा, बस इसी का इंतजार है। अगले कुछ ही दिनों में, जो हमें सूत्रों के हवाले से मालूम चला है, अगले एक हफ्ते के अंदर फुल एंड फाइनल अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहली हरी झंडी जो जरूरी थी मिलनी, वो ये एक्सपर्ट कमेटी की थी। एक्सपर्ट कमेटी की झंडी अब दोनों को, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों को मिल चुकी है। इसका मतलब देखिए आम आदमी के लिए यही है कि जो इमरजेंसी यूज है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे जिनकी हम बात करें, सबसे ज्यादा जो शिकस्त में थे, सबसे ज्यादा एक्सपोजर जिनका था, उन लोगों के लिए अब 2 वैक्सीन भारत के अंदर अवेलेबल हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी ऐश्वर्या आप दे रही हैं, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। कोरोना के खिलाफ भारत को बड़ी कामयाबी मिली है कोरोना वैक्सीन पर, यह सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारत को मिली है पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन और इस लिहाज से देश में दूसरी कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है, जिसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। बेसब्री से पूरा देश कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहा था। देशवासियों को नए साल के मौके पर कल हम सब ने देखा कैसे खुशखबरी मिली। वहीं एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई जिसमें एक और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी की गई, तो वहीं दूसरी तरफ अब से कुछ ही देर पहले ये बड़ी खबर मिली है, कल ही मिली थी कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी, तो आज देश में दूसरी कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही इस बारे में आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। ये जो 2 बड़ी कामयाबी साल के पहले और दूसरे दिन ही ऐश्वर्या देखने को मिल रही है। यकीनन कोरोना के खिलाफ जो बड़ी जंग बीते 8 महीनों से हिंदुस्तान लड़ रहा था, उस दिशा में कितनी तेजी से अब हम आगे बढ़ेंगे और कोरोना को हराएंगे, जिंदगी को बचाएंगे, क्या इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अब आपने देखा है कि ड्राई रन भी हिंदुस्तान में चालू हो गए हैं। ड्राई रन चालू करने का मतलब ही ये है कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है। जो ड्राई रन आज हुआ उसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी जाएगी। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट के बेसिस पे आगे की कार्रवाई करेगी। अब अगले कुछ ही दिनों के अंदर जो सूत्रों से पता चल रहा है, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर सारी अथॉरिटीज जो है वो अपनी हरी झंडी हो सकता है कि दे दे। तैयारी तो इसी हिसाब से है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन तक ये वैक्सीन पहुंचाने का पूरी तरीके से सरकार बंदोबस्त कर रही है। जो ड्राई रन आपने देखा, दिल्ली के अंदर भी 3 जगहों पे आज ड्राई रन हुआ है। वो ड्राई रन पूरे देश में कराने का जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो कदम सरकार ने उठाया, इसीलिए उठाया। हमारे पास डोजेज भी हैं। अगर सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो बहुत भारी तादाद में उनके पास अभी से वैक्सीन तैयार है और भारत बायोटेक भी
बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पालीवाल इस पूरी जानकारी के लिए। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की बड़ी कामयाबी है। पहले और दूसरे दिन नए साल 2021 में अगर इस तरह की जानकारी सामने आती है तो यकीनन देश के लिए खुशखबरी। आज हमने देखा था राज्यों की ओर से कैसे ड्राई रन किया गया था ताकि कोवैक्सीन को लेकर जितनी जल्दी हो पूरी एहतियात के साथ सबसे पहले जो मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर और उसके बाद वो 27 करोड़ लोग जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, उनको लगाने की इजाजत कब दी जाएगी, ये वैक्सीन कब राज्यों को उपलब्ध कराई जाएगी, लगातार इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।